सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग को स्टार्ट करना है टेंजेंट वाला टॉपिक। ठीक है। सो अब इसमें पहला पढ़ते हैं लाइन एंड सर्कल। ठीक। तो लाइन एंड सर्कल में क्या है, जैसे मान लो कि कोई हमारा सर्कल है और कोई लाइन है, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती थी। जैसे मान लो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ये लाइन है और ये सर्कल है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ये लाइन है और ये सर्कल है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, ये वाली, ये लाइन है और ये सर्कल है। ठीक है। तो पहले केस में मैं क्या लिखता, पहले केस में मैं लिखता इन फर्स्ट केस आई विल राइट लाइन, लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल डू नॉट मीट, लाइन और सर्कल मीट नहीं करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या लिखूंगा, लाइन टचेस द सर्कल। दूसरी पॉसिबिलिटी विल बी लाइन टचेस द सर्कल। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा, लाइन intersects the circle at two distinct points. Line intersects the circle at two distinct points. तो यहाँ पे हम लोग जैसे जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चंस थे कि किया हुआ था कि लाइन सर्कल को टच करना या दो सर्कल टच करना। क्या हुआ ऐसे क्वेश्चंस? सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी कम थी, तो फिर एक जगह पे वो लोग ने दिया था कि दो सर्कल्स टच कर रहे एक दूसरे को एक पॉइंट पे, या तो एक लाइन टच कर रहा है। तो अभी वो सब सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और इंफॉर्मेशन, जैसे लाइन इज अ सीकेंट टू द सर्कल। ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, लाइन इज नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। लाइन न तो टेंजेंट है और न ही सीकेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब मैं ये कैसे पता करूंगा कि लाइन, हम लोग को तो क्या होगा, हम लोग को लाइन का इक्वेशन, हम लोग को क्या होगा, हम लोग को लाइन का इक्वेशन नोन रहेगा और सर्कल का इक्वेशन नोन रहेगा। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन नोन होने का क्या मतलब है, सर्कल के बारे में क्या क्या पता होना? सेंटर पता है, रेडियस एंड सेंटर, सेंटर एंड रेडियस पता होना, वेरी गुड। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे सर्कल का जो सेंटर है, जैसे सी नॉट है, उसका लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, उसका लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, तो ये वाला सिनारियो, पहला वाला सिनारियो कब होगा, जब पी जो है वो रेडियस से बड़ा हो जाए उस सर्कल के। अग्री करोगे? यस, जब पी जो है उस सर्कल के रेडियस से बड़ा हो जाए तब पहला वाला सिनारियो होगा। अच्छा, दूसरा वाला सिनारियो कब होगा बताओ? व्हेन p is equal to r। हाँ, तो देखो यही पी भी है, पॉइंट सेंटर का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, और यही आर भी है। तो
इसके लिए कंडीशन क्या होगी, P इज इक्वल टू R। और यहाँ पे जैसे मान लो C नॉट है और इतना डिस्टेंस P है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, P less is than less than R, P is less than R। अंडरस्टूड? इतनी चीजें क्लियर बच्चों? सो P कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है x नॉट कॉमा वाई नॉट, तो P कैसे निकालते हैं हम लोग, ax नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी होल अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस, ये क्या जाता है हमारा, P आ जाता। ठीक है, और उसको हम लोग सर्कल के रेडियस से कंपेयर करते हैं कि बड़ा है कि छोटा है कि क्या है। ओके, सो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर ले हम लोग, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक सर्कल है और एक लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ लाइन with respect to circle. What is the meaning of position of line with respect to circle? कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि टच कर रही है कि न टच कर रही है न इंटरसेक्ट कर रही है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों। एक ने आंसर दिया, सत्यम ने आंसर दिया, टचेस द सर्कल। अच्छा, सर मतलब 2 पॉइंट पे वो टेंजेंट वाला टेंजेंट वाला। टेंजेंट वाला। चलो तो सर्कल का सेंटर क्या आता, सर्कल का सेंटर 1,2 आता 1,2 और रेडियस जो आता वो आता हमारा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4, मतलब 3 आता, ये रेडियस हो गया। अच्छा लाइन है हमारी 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो अब इस लाइन और इस सेंटर के बीच का दूरी, तो P क्या होता, 3 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 1 होल अपॉन √(a² + b²। तो 3 + 8 + 1 कितना होता है, 12 होल अपॉन 5, मतलब ये 2.4 आ गया। तो 2.4 आ गया मतलब P इज लेस देन R आ गया। तो P इज लेस देन R मतलब कैसा सिनारियो हो रहा होगा, ऐसे टाइप का सिनारियो। तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइन इज सेकंड, लाइन सेकंड की तरह एक्ट कर रही है टू सर्कल, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइन मीट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कुछ भी कह सकते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छा, एक टर्म आता है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। क्या, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी मतलब क्या है कि से ये सर्कल है और ये अपनी लाइन है जो टच करके जा रही है। अगर लाइन टच करके जा रही है मतलब इसका क्या मतलब है कि वो टेंजेंट है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती थी, हाँ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। तो P इज इक्वल टू R, P इज इक्वल टू R, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। इसको अपने कहते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, तो कभी भी मैं पूछूं कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ इन केस ऑफ सर्कल, कभी मैं पूछूं कंडीशन फॉर टेंजेंसी इन केस ऑफ सर्कल, तुम तुरंत क्या जवाब दोगे, P इज इक्वल टू R। P मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन, और R मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, R मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब अच्छा ये बताओ, जैसे एक सर्कल हो, से ये एक सर्कल है अपना, और कोई पर्टिकुलर एम नॉट स्लोप की मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता, तो ऐसी कितनी पैरेलल लाइंस होती वैसे, अगर कोई पर्टिकुलर एम नॉट स्लोप की पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता तो, बोलो बच्चों, ऐसी कितनी पैरेलल लाइंस होती, इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट होती, बहुत ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस होती। अच्छा, उसमें से कोई पैरेलल लाइन ऐसी भी होती क्या कि जो सर्कल को टच करके जा रही होती, हाँ सर, हाँ सर। दो होते हैं बस। ऐसी कितनी होती, दो। तो दो होती, वेरी गुड, ऐसी दो लाइंस होती है हमारी, इनका भी स्लोप एम नॉट और इनका भी स्लोप एम नॉट होता। तो इस बात से क्या अपने एक नोट लिख सकते हैं क्या कि देयर विल बी टू लाइंस ऑफ पर्टिकुलर स्लोप एम नॉट which will touch गिवन सर्कल। देखो गिवन सर्कल का क्या मतलब है, गिवन सर्कल का यह मतलब है कि सर्कल जो है वो फिक्स हो गया है। सर्कल फिक्स होने का क्या मतलब है
कि उसका सेंटर और रेडियस फिक्स हो गए. So there will be two lines of particular slope m naught which will touch a given circle. तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y -2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. फिर लाइन ऑफ स्लोप 3/4, line of slope 3/4 touches the circle. Line of slope 3/4 touches the circle. Then find equation of such lines. Then find equation of such lines. चलो इसको ट्राई करो बच्चों. इसको हम लोग कैसे सोचेंगे बताओ. सर जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है वो डायमीटर के इक्वल होना चाहिए. ठीक है लेकिन उससे ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे हम रेडियस मतलब इक्वल टू रेडियस कैसे करते थे p इक्वल टू r वैसे करेंगे. मॉड हटाएंगे तो प्लस और माइनस तो दो आंसर्स तो आएंगे. हाँ सही है. गुड. देखो तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुम लोग को. ठीक है. तो देखो जैसे सेंटर जो है हम लोग ने सेंटर मतलब क्या आएगा हमारा -1, -1. बताओ रेडियस क्या आ जाएगा √1 + 1 + 2 मतलब 2 आ जाएगा रेडियस. आई बात समझ में. सबको सेंटर रेडियस फाइंड करने आता ही है ना सर्कल को देख के तुरंत. अच्छा अब एक लाइन है जिसका स्लोप 3/4 है. एक लाइन है जिसका स्लोप 3/4 है. तो मतलब वो लाइन कैसे टाइप की हो रही होगी y = 3/4 x टाइप की हो रही होगी प्लस समथिंग. मतलब एक शॉर्टकट तरीका सिखाया था ना लाइन का इक्वेशन लिखने का. तो मैं 4y - 3x + c = 0 ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ क्या कि वो लाइन का इक्वेशन होगा. हाँ सर. बोलो बच्चों सब लोग प्लीज इंटरेक्ट करो. हाँ सर. हाँ सर. शांत रहने का कोई मतलब नहीं है. इंटरेक्ट करोगे और मजा आएगा. तो यही लाइन जो है एक तरीके से क्या है टेंजेंट है. तो अपने को क्या करना होगा एक तरीके से c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो c की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब हम लोग को कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगाना है. अपने को क्या करना होगा कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगाना होगा. अच्छा कंडीशन फॉर टेंजेंसी बताओ क्या होता है p = r.
कभी भी कंडीशन फॉर टेंजेंसी पूछू तो क्या बताओगे? P इज इक्वल टू R। इन केस ऑफ सर्कल, जैसे पैराबोला जब पढ़ेंगे तब उसके लिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी कुछ अलग होगा, एलिप्स जब पढ़ेंगे तो उसके लिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी कुछ अलग होगा। अच्छा, P का क्या मतलब है? P में मॉड आता है और सेंटर का लाइन से डिस्टेंस, तो देखो क्या बनता है, -4 + 3 + C होल अपॉन √4² + 3², मतलब 5 बन जाता। दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस, रेडियस इज व्हाट, 2। सो मॉड ऑफ C-1 ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अच्छा, मॉड ऑफ C-1 10 है, इसका मतलब C-1 क्या हो जाना चाहिए, +10 and -10। अब क्या करेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, तो एक बार C की वैल्यू 11 आ गई और दूसरी बार C की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। ठीक है, सो 2 लाइंस आ गई क्या ऐसी, एक आ गई 4y - 3x + 11 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आ गई 4y - 3x - 9 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी 2 लाइंस होंगी जो टेंजेंट होंगी। तो क्या इस, हाँ y इक्वल टू mx + c, उसमें अगर c को वो सेट ले और माइनस कर दे तो फिर सिर्फ उल्टा हो जाएगा ना। हाँ c सर, -11 और 9 आएगा। -11 और 9 आएगा। हाँ, तो उस समय C की वैल्यू -11 आती तो वो इधर आके फिर +11 हो जाती ना। उसमें तुम क्या कर रहे हो, y इज इक्वल टू mx + c, तो तुम C को राइट हैंड साइड रख रहे हो। हाँ सर, मैंने क्या, इक्वेशन हाँ सेम सर, है। हाँ सर, माइनस c की वैल्यू, हाँ सर सुनता। ठीक है, मैंने C को लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। ठीक है, सबको क्लियर है? तो C की 2 वैल्यू, मतलब ऐसी 2 लाइंस आ रही है, और इस बात को हम लोग जस्टिफाई कर पा रहे हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि 2 वैल्यू आनी भी चाहिए या 2 लाइंस आनी भी चाहिए। ये होती और दूसरी लाइन ये होती। ठीक है, अच्छा, हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो डायमीटर के बराबर होता। तो क्या वो भी हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, मतलब बस ऐसे ही क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये दो लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इंटरसेप्ट C2 - सर C1। c2 - c1 अपॉन, ये ऐसे होता था, मॉड ऑफ C2 - C1 होल अपॉन √a² + b²। तो देखो C2 - C1 क्या आ जाता है यहाँ पे, आपका 20 आ जाता, √a² + b², 5, तो ये 4 आ गया। और ये, इसको मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ कि ये डायामीटर है, मतलब रेडियस क्या हो जाना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। और क्या रेडियस 2 है कि नहीं है क्वेश्चन में हमारे, है? ठीक है, सो ये जो मैंने किया, ये पार्ट जो किया, ये तो बस ऐसे ही किया, मतलब तुमको विजुअलाइज कराने के लिए किया। इतना पार्ट जो किया, मतलब इतने पार्ट की जरूरत नहीं थी, मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता, यही हमारा आंसर होता। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया एवरीवन? यस। ओके, अब देखो, अभी आएंगे फिर से टेंजेंट पे। हम लोग अभी देखने जा रहे हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ये बताओ बच्चों कि कॉर्ड और सेकेंड में क्या अंतर होता है? कॉर्ड और सेकेंड में कुछ और अंतर होता है? बेसिकली सेकंड का सेगमेंट पार्ट हो गया सर। और सीकेंट एक लाइन है। हाँ, सेकेंड जो है वो पूरी इनफाइनाइट लाइन हो गई, यहां से लेके यहां तक, और
कॉर्ड जो होता है वो मतलब जैसे मान लो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया ए और बी पे, तो जो ए बी वाला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो ए बी को हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। कॉर्ड जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट होती है। कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट होती है। उसका जो लेंथ होता है वो फाइनाइट लेंथ होता है कॉर्ड का। और सीकेंड क्या होता है, मतलब उसी लाइन को तुम आगे और पीछे बढ़ाते जाओ तो वो पूरी ओवरऑल चीज जो है वो सीकेंट हो जाती है, और ये जो है कॉर्ड हो जाता है। तो लेंथ किसका निकाला जाता है, कॉर्ड का निकाला जाता है। सीकेंड का लेंथ थोड़ी निकालेंगे, वो तो एक तरीके से क्या आएगा, इनफाइनाइट लेंथ का आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ कॉर्ड। देखो पूरा ज्योमेट्री, सर्कल का सेंटर हम लोग को नोन क्या क्या रहेगा, या गिवन क्या क्या रहेगा, गिवन रहेगा सेंटर रेडियस लाइन इक्वेशन एंड सर्कल इक्वेशन, ये दो चीज गिवन रहेगी, ठीक है। हम लोग को ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है। तो लाइन इक्वेशन पता होगी, मतलब सीकेंड का इक्वेशन पता रहेगा, और सर्कल का इक्वेशन पता रहेगा। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन पता है, इसका मतलब क्या क्या पता है हम लोग को, उसका सेंटर रेडियस और रेडियस। यस। तो अब जैसे किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि तो सर फिर हम पॉइंट ऑफ, परपेंडिकुलर निकाल के पाइथागोरस लगा के पाइथागोरस लगा। हाँ देखो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें और फिर उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें। ये तो कितना टफ काम हो जाएगा ना, हेक्टिक काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो सेंटर से अगर तुम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है बताओ, उस से कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कर देता है। अच्छा, तुमको सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, और क्योंकि लाइन का इक्वेशन पता है, मतलब तुमको परपेंडिकुलर लेंथ भी पता है एक तरीके से। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन पता है, मतलब तुमको रेडियस पता है। तो जैसे मान लो ट्राइंगल सी नॉट ए डी में, सी नॉट ए डी में तुमको रेडियस भी पता है और पी भी पता है, तो तुम ए डी फाइंड कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फाइंड ए डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, जैसे ही ए डी फाइंड कर लिया तो ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए डी, और यही जो है एक तरीके से 2 टाइम्स ए डी जो है दैट इज व्हाट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा नोन रहेगा अपने को अथर। सो आई होप तुम लोग को प्रोसीजर समझ में आया कि कैसे करना है। हाँ सर। चलो, तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए अपने। क्वेश्चन ये है हमारा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अपने सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, एक लाइन क्या लिखें, 3x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक लाइन है, देन
this line cuts the circle at A and B, then find length AB. Find length AB. चलो करो भाई. सॉल्व अप करूं मैं. देखो. सर 8 आएगा शायद. यस सत्यम. बाकी लोग भी करो बच्चों, सब लोग आंसर दो. यस राधिका करेक्ट. Yes, 8. Okay. So let's do it. तो क्या है अपना सेंटर, क्या बताओ जल्दी से. सेंटर 1, -2 होता, और रेडियस क्या होता, √1² + 2² +20, मतलब रेडियस 5 हो जाता अपना. हाँ, अब जिसे डायग्राम बना लिया, ठीक है. जैसे मान लो ये डायग्राम है अपना, ये सर्कल का, और ये लाइन है, ये से सेंटर है 1, -2. अब लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + 4y + 20. ये लाइन का इक्वेशन है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते तो क्या बनता, 3 - 8 + 20 होल अपॉन √3² + 4², जो कि 5 होता है. तो ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 बन जाता है. मतलब ये वाली लेंथ 3 आ गई, और रेडियस हम लोग को ऑलरेडी पता है 5 है. अच्छा, ये तो एक अच्छा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया. तो ये क्या हो जाता हमारा 4, और ये 4 हो जाता, मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाता हमारा, ट्वाइस 2 × 4 विच इज 8, जो कि क्या आ गया 8. सबको समझ में आ गया. अब देखो नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
x1 कॉमा y1 क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट x1 कॉमा y1। तो इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें हम लोग को गिवन है कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है x1 कॉमा y1 जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कैसा डायग्राम बन रहा होगा, से अपना ये सर्कल है और पॉइंट से बाहर यहाँ पे कहीं है x1 कॉमा y1। तो बाहर के पॉइंट से बताओ कितने टेंजेंट्स बनते सर्कल को? 2। 2 बनेंगे। 2 बनते, जैसे ये PA और ये PB। ठीक है, अच्छा इस बात से एग्री करोगे क्या? दोनों इक्वल रहेंगे ना सर? हाँ, दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। इस बात से एग्री करोगे कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री होता है। हाँ सर। सर सिमिलरली ये वाला भी एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -g -g को -g -f से मान लो इसको c बोल दिया। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है उसको पता है क्या कहते हैं, PA वाला लेंथ। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो कौन सी चीज है, PA वाली चीज, ये वाला लेंथ। तो एक तो मैं ऐसे सोचूं कि भाई पॉइंट P पता है और मैं पॉइंट A फाइंड करूं, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं। सर हम लोग तो पॉइंट P पता है ना, तो पॉइंट P और C का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर R भी पता तो पाइथागोरस लगा सकते हो आप। हाँ, वेरी गुड। तो देखो, अगर तुम ट्राइंगल PAC देखो, इफ यू सी ट्राइंगल PAC, सो इज इट राइट एंगल्ड एट A? ट्राइंगल PAC जो है वो A पे राइट एंगल्ड है। अच्छा, इसका R0 वो है, क्या कहते हैं, रेडियस है। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? PC स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस R0 स्क्वायर। अच्छा, PC स्क्वायर क्या बनता, x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। अच्छा, PA स्क्वायर तो अपने को फाइंड ही करना है, मतलब PA की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है। अच्छा, R0 स्क्वायर, तो R0 तो रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c था। R0 स्क्वायर क्या हो गया, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अंडरस्टूड? तो x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy1 इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो देखो क्या होता कि g स्क्वायर कैंसिल हो रहा होता, f स्क्वायर कैंसिल हो रहा होता हमारा। तो हमारी जो PA स्क्वायर की वैल्यू आती वो क्या आती, ऐसे लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस क्या क्या बोल रहे हो, PC मैंने कैसे लिखा, PC मैंने डिस्टेंस फॉर्म जैसे लिखा। मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और C का कोऑर्डिनेट -g -f, तो x2 x1 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस c। ये स्क्वायर ये बना, बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है क्या? सर्कल का इक्वेशन। S1 है ना सर ये? हाँ, ये तो सर्कल का इक्वेशन ही है, बस सर्कल के इक्वेशन में x और y की जगह x1 और y1 पुट कर दिया। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, S1 कहते हैं। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, S1 कहते हैं। तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू S1। तो PA इज इक्वल टू व्हाट,
रूट S1, PA इज इक्वल टू रूट S1। ठीक है। अच्छा, S1 और कहाँ सीखा था हम लोगों ने? सर वो S- कि वो सर पॉइंट एंगल अंदर है कि बाहर है, एंगल ऑब्वियस हाँ, S1 और एक जगह सीखा था कि कोई जो पॉइंट P है वो सर्कल के अंदर है कि बाहर है, उसके लिए हम लोग S1 इवेल्युएट करते थे। तो अगर S1 पॉजिटिव आता था तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर होता था, अगर S1 जीरो आता था तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होता था, और S1 अगर नेगेटिव आता था तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर होता था। ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? रूट ऑफ S1। अच्छा, एक बात का ध्यान रखा, इस बात का ध्यान रखा कि जब भी मैं S1 इवेल्युएट करूंगा तो उसमें उसमें क्या करना होगा? सर्कल के इक्वेशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट करना होगा। तो S1 हमेशा तभी लिखा जाएगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 1 होगा। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x² + 2y² + 4x + 6y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है 1,2 से। 2 से डिवाइड कर देंगे ना पूरे इक्वेशन। हाँ, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P टू गिवन सर्कल। Find the length of tangent from P to given circle। ठीक है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, यहां से लेके यहां तक जो एक्सप्रेशन है इसको क्या मैं S बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकता। S मैं तभी बोल सकूंगा जब x² y² के कोफिशिएंट क्या हो? 1 हो। तो पहले मैंने जैसे मान लो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो x² + y² + 2x + 3y + ½ इज इक्वल टू 0। तो अब जाके ये जो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन लिखा है ये ऐसा है। समझ में आई बात? S1 क्या होता? 1² + 2² + 2 × 1 + 3 × 2 6 + ½ 6 2 8 8 3 11 23/2। S1 जो है वो 23/2 आ जाता है। देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता? इसका स्क्वायर रूट होता। Length of tangent will be square root of 23/2। ठीक है। इतनी इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। बोलो स्टूडेंट्स, सब लोग बताओ। यस ये सर। क्लियर है? इतना हाँ क्लियर है? सर। यस सर। ओके, चलो। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा टॉपिक है, वैसे टॉपिक तो यहीं से वो स्टार्ट हो गया था, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो गया था। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का क्या मतलब हो रहा होगा? दो टेंजेंट्स, और दो टेंजेंट्स कब आते हैं? जब बाहर एक पॉइंट P हो
और वहां से क्या हो रहा हो, सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर। सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, अब फिर से पेयर ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर नेक्स्ट डिस्कशन। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स में हम लोग ने पहला जो डिस्कशन किया वो क्या किया, लेंथ ऑफ टेंजेंट का डिस्कशन किया। पेयर ऑफ टेंजेंट्स में पहला जो डिस्कशन किया दैट वाज ऑन द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। नाउ द सेकंड डिस्कशन इज, अच्छा इसमें इसमें भी क्या क्या नोन रहेगा, गिवन क्या क्या होगा, सेम सर्कल का इक्वेशन आपका गिवन होगा, और क्या गिवन रहेगा, पॉइंट P x1 y1 गिवन रहेगा which is external to the circle। ठीक है, सो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो जैसे मान लो ये एक बड़ा सा सर्कल बनाया हमने और ये उस सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट P है, कौन सा, x1, y1। ठीक है, अब पॉइंट P से जैसे मान लो एक टेंजेंट ये होता और दूसरा टेंजेंट से ये होता। ओके, तो इसमें मान लो इसको मैं A कहता और इसको मैं से B कहता। अच्छा, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, ये पॉइंट C होता और ये एंगल कितना होता, 90 डिग्री। और इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये भी एंगल क्या होता अपना, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई सबको। अच्छा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता वो क्या होता, और इस सर्कल का रेडियस से R होता। तो अब पहले ये देखो कि अगर मैं PAC इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं PAC वाले ट्राइंगल की बात करूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, ये PA वाला लेंथ कितना होता, √S1। तो क्या हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC निकाल सकते हैं क्या, कैन आई फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC। सर हाफ आर S1 √S1। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला है तो ये बेस की तरह एक्ट हो जाएगा और ये हाइट की तरह। अच्छा, ये क्या PAC एंड PBC सिमिलर है, सेम एरिया हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल P या ACBP की बात करूं, उसके एरिया की बात करूं, ACBP एक क्वाड्रिलेटरल बनता, तो उसका एरिया जो है इसका डबल हो जाता, हाँ R इंटू √S1, R इंटू √S1।
चलो, सो अभी तक हम लोग ने क्या सीख लिया? अभी तक हम लोग ने ये सीख लिया कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के कारण क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया निकालना सीख लिया, पहला पॉइंट। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो इस एंगल को अगर मैं थीटा कहूं तो क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं क्या, थीटा वाला एंगल? कैन आई फाइंड दिस थीटा एंगल फ्रॉम ट्राइंगल PAC? ये भी पता है और ये भी पता है, तो टेन थीटा लगा दिया। समझ में आई बात? सो फ्रॉम ट्राइंगल PAC टेन थीटा क्या हो जाएगा? R/√S1, R/√S1। मतलब एक तरीके से थीटा क्या हो जाएगा हमारा? टेन इनवर्स R/√S1। अच्छा ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये जो ओवरऑल एंगल होता वो क्या होता? 2 थीटा। 2 थीटा। तो 2 थीटा को हम लोग और क्या कह सकते थे? एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। 2 थीटा को और क्या कह सकते थे? एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सो कैन आई राइट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, this will be 2 theta and 2 theta मतलब 2 tan inverse R/√S1, 2 tan inverse R/√S1। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आई? सो देखो ये सब हम लोग नॉर्मल ज्योमेट्री से कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेज नहीं लग रहे, सब नॉर्मल ज्योमेट्री से। तो हम लोग ने जो दो चीजें सीख ली। पहली चीज क्या सीखी? एरिया के बारे में सीखी। दूसरी चीज क्या सीखी? ये दूसरी चीज है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा तीसरी चीज, अच्छा ये बताओ कि जो ट्राइंगल PACB है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा क्या? PACB, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो अब तीसरी बात है कि PACB will be a cyclic quadrilateral। PACB कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज एंगल A plus angle B is 90 plus 90 which is 180 degree। इसका मतलब एंगल P plus एंगल CB 180 डिग्री होगा, एंगल P plus एंगल CB 180 डिग्री होगा। अग्री करोगे? अच्छा अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, इफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, अब फिर से डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम में ऑलरेडी काफी कुछ लिख चुके हैं। जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल इस और ये पॉइंट P है। सर फिर PC डायमीटर होता ना? से ऐसे टाइप का कुछ हो गया। ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 है, ये 90 है।
तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये मतलब होता है कि एक यूनिक सर्कल होगा जो चारों पॉइंट से पास कर रहा होगा, ए बी सी पी, मतलब देखने में नहीं लग रहा लेकिन होगा वैसे टाइप का, देखने में तुमको एलिप्स लग रहा होगा लेकिन ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होगा जो चारों पॉइंट से पास करेगा। ओके, अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, पी का कोऑर्डिनेट तो x1 y1 है ही और सी का कोऑर्डिनेट -g, -f है, तो पीसी जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होंगे। पीसी जो है इस सर्कल के, सॉरी, इस सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होंगे, रेड वाले सर्कल के। ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दिस एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री। ओके, तो अच्छा, अगर हम लोग को डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स पता है तो हम लोग क्या सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? यस सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल? जो पी बी सी ए सबसे पास कर रहा है, जो रेड वाला सर्कल है, वो कैसे लिखते हैं? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस जी, मतलब x प्लस जी, y माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। इतनी बात क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, अगर तुम सोचो कि मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, ए और बी को ज्वाइन कर दूं, तो जो पी ए बी ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ए बी, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से भी यही वाला सर्कल पास हो रहा है। तो ये वाला सर्कल को हम लोग क्या कह सकते हैं एक तरीके से? इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। सर्कम सर्कल क्या होता है? जो तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा होता है। अच्छा, ये वाला जो सर्कल है वो एक तरीके से ए बी सी वाले ट्राइंगल से भी पास हो रहा है, तो इसी सर्कल को हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, पी ए सी वाला जो ट्राइंगल है, पी ए सी वाला जो ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स से भी यही सर्कल पास हो रहा है, और पी बी सी वाला जो ट्राइंगल है, इसको तीनों वर्टेक्स से भी यही वाला सर्कल पास हो रहा है। सो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये किसके किसके बराबर है? ये इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पी ए बी फिर ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हमारे लिए। ये पॉइंट समझ में आया? सो ये थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अच्छा, एक और चीज ये है कि एक टर्मिनोलॉजी है, उसको भी जान लो तो अच्छा है।
जैसे मान लो ये बाहर एक पॉइंट पी है और यहां से अपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे? ए और बी को आई विल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए और बी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट थ्रू पी। अच्छा, ए बी को अगर मैं ज्वाइन करता तो ये एक लाइन बन रही होती। तो ए बी को मैं क्या कहता? इट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट थ्रू पी। ए बी को मैं क्या कहता? इट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ, तो मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब हो रहा होगा? जैसे मान लो कोई पॉइंट पी बाहर से है, बाहर पे है, तो वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए होंगे, दो यूनिक टेंजेंट सर्कल को, और वो लोग जिन पॉइंट्स पे मीट कर रहे होंगे उनको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और उन पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करते तो एक कॉर्ड बनता। तो उस ए बी को क्या कहा जाता? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, उस ए बी को आई वुड हैव सेड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो, अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन कर लो इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है और एक पॉइंट है बाहर 2,1। क्या है? 2,1। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम P two tangents are drawn, PA and PB. Then find पहली चीज कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर उसके बाद दूसरी चीज एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, फिर तीसरी चीज एरिया ऑफ quadrilateral formed by pair of tangents and pair of radius. चौथी चीज इक्वेशन of circumcircle of triangle formed by pair of tangents and chord of contact.
सर सर्कल का इक्वेशन लिखा है। ये सर्कल हाँ सर। सर थोड़ा नीचे से आ गई। क्या हुआ? सर नीचे के पार्ट्स देखने थे।
चलो सो किया जाए। तो सर्कल का इक्वेशन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब सर्कल का सेंटर क्या होता, -2, 3, और सर्कल का रेडियस क्या होता, √4 + 9 + 3, मतलब 4 हो जाता रेडियस। ओके। अच्छा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 1। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 2, 1। तो पहला पार्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, √S1, मतलब √, अब S1 मतलब 2 स्क्वायर 4 + 1 स्क्वायर 1 + 4 × 2 8 -6 × 1 6 -3। तो कितना बन गया, 13 - 9 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट 2 आ गया। उसके बाद एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट। तो देखो एंगल बिटवीन, जैसे tan थीटा जो होता था वो होता था R/L, मतलब L मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, R was 4/2। तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 2। तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो होता, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो होता वो क्या होता, 2 थीटा, मतलब 2 tan इनवर्स 2 होता। ठीक है। अब जैसे इसको तुम चाहो तो सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, आईटीएफ में पढ़ा होगा। 2 tan इनवर्स x क्या होता है, बताओ बच्चों। इसका सिंगल फॉर्मूला होता है कि एक से ज्यादा फॉर्मूले। सर 2 थीटा तो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। हाँ सर बेसिकली 2 थीटा है तो बहुत फॉर्मूले होंगे। हाँ, तो 2 tan इनवर्स x का जो है दो फॉर्मूला होता है। एक तो होता है, क्या होता है, tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 - x स्क्वायर, और दूसरा होता है पाई प्लस tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 - x स्क्वायर। अच्छा, ये कब होता है, ये तब होता है जब x 1 से बड़ा हो जाए। ठीक है, और ये कब होता है जब, या -1 से छोटा हो जाए, और ये कब होता है जब x 1 से छोटा हो जाए। तो यहाँ पे तो जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो 1 से बड़ी है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 - x स्क्वायर, मतलब 1 - 4। मतलब एक तरीके से 2 पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 बन जाता। ठीक है, या तो इसी फॉर्म में दिया होगा या इस फॉर्म में दे सकता ऑप्शन में। समझ में आया, ये सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वही जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड पेयर ऑफ रेडियस। तो बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता, r इंटू लेंथ ऑफ टेंजेंट, रेडियस इंटू लेंथ ऑफ टेंजेंट। रेडियस कितना था, 4 था, 4। और लेंथ ऑफ टेंजेंट 2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आ गया, 8 आ गया। फिर फोर्थ पार्ट था इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये वही, इसके कारण जो डायमेट्रिक वाले जो होते उसी के कारण होता। तो x पॉइंट कौन कौन से थे हमारे, -2 3 2, 1, -2 3 एंड 2, 1।
तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल जो होता वो क्या होता, x माइनस ऑफ माइनस टू, मतलब x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस थ्री इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आया। ठीक है, ये समझ में आ गया, सारे पार्ट समझ में आ गए बच्चों? एक बार जल्दी से कमेंट करो, एवरीवन प्लीज कमेंट क्विकली। ओके, अब देखो सर मेरा आगे इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल? सर वो x माइनस टू होल स्क्वायर नहीं होगा? कैसे होगा x माइनस टू होल स्क्वायर? इधर माइनस टू है और इधर प्लस टू है ना। तो x माइनस x1 होता है ना? हाँ, x माइनस एक्स वन होता है जब, जैसे मान लो तुम x माइनस एक्स वन करते, x माइनस ऑफ माइनस टू करते ना, x प्लस टू बनता इसके कारण, और इसके कारण क्या बनता, x माइनस एक्स टू, x माइनस टू बनता। समझे? बोलो, आया समझ में? सर x1 2 है ना हमारा? x1 2 है, हाँ, और x2 जो है वो माइनस टू है ना। और g भी -2 है। तो नहीं, g जो है वो प्लस टू है, सेंटर जो होता है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। ठीक है, हाँ सर। और g जो है वो प्लस टू है, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ मतलब माइनस टू हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों कि g और सेंटर के बीच में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो एक टॉपिक और छोटा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आज का क्लास कंक्लूड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by pair of tangent and chord of contact। ठीक है, तो इसमें क्या बात की जा रही है वो देखते हैं, किस ट्राइंगल की बात की जा रही है। जैसे मान लो ये अपना सर्कल है और ये पॉइंट पी है, एक ट्राइंगल ये, सॉरी एक टेंजेंट ये और दूसरा टेंजेंट ये। तो हम लोग ए बी को जब ज्वाइन करेंगे तो पी ए बी एक ट्राइंगल बनेगा। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी की बात करना चाह रहे हैं इस बार। समझ में आई बात? अच्छा, मैंने वैसे इसको सेंटर से ज्वाइन तो कर दिया, ये पॉइंट डी हो जाता, ये 90 डिग्री हो जाता। सर हम सेंटर
इंटरवल के साथ जो ट्रायंगल छोटा वाला उसका एरिया निकाल सकते हैं और पूरे क्वाड्रिलेटरल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? तो मतलब CAB का एरिया निकाल दिया और क्वाड्रिलेटरल से सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन CAB का भी एरिया निकालना इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को बीच का एंगल एग्जैक्टली नहीं पता है। मतलब वो थीटा के टर्म्स में पता है, लेकिन एग्जैक्टली थीटा क्या होता है वो नहीं पता ना। हम लोग को टेन थीटा वगैरह पता है। दो तो आर हो जाएंगे ना, हम लेंथ ऑफ AB निकाल सकते हैं और फिर हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? लेंथ ऑफ AB फिर हमें लेंथ ऑफ निकाल। AB निकाल सकते हैं और फिर हम हाँ, CD परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर हमें CA पता है, आपकी रेडियस है, रेडियस तो हमें पता तो पाई अच्छा, थेरेगम। लेंथ ऑफ AB कैसे निकालेंगे? हम लोग को AB का इक्वेशन पता है कभी? मतलब आगे, अभी आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। वैसे AB का इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का अभी नहीं पता है। ठीक है। अच्छा, बच्चे मेरी बात सुनो। जैसे ये वाला एंगल पूरा कितना होता है हमारा? 2 थीटा होता ना, 2 थीटा। तो जैसे एक चीज होती है, इस फॉर्मूले को हम लोग उसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। जैसे मान लो इस साइड का लेंथ x है, इस साइड का लेंथ y है। तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। समझ में आई बात? हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ओके। तो अब देखो, जैसे ट्राइंगल PAB की अगर तुम बात करो, तो यहाँ पे x क्या है? दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसको मैं L से डिनोट कर रहा हूँ। और y क्या है? वो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जिसको मैं L से डिनोट कर रहा हूँ। और ये एंगल अगर थीटा होता तो टेन थीटा जो है वो हमारा R/L होता क्या? टेन थीटा जो है हाँ सर। वो R/L होता। ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब L स्क्वायर साइन 2 थीटा। अच्छा, क्या मेरे को साइन 2 थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करने आता है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? टू साइन tan थीटा हाँ सर। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ व्हाट? टेन थीटा। तो हाफ इंटू L स्क्वायर इंटू 2 tan थीटा, मतलब 2 इंटू R/L होल अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएंगे ये वाले शायद। तो क्या बन गया? ऐसा बन गया, L³ होल अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L³ इंटू R, हाँ L³ इंटू R होल अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होता? ट्राइंगल ABC का एरिया, ट्राइंगल ABC कौन सा एरिया है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस वाला जो एरिया है, ये। इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या? क्वाड्रिलेटरल का एरिया माइनस हाँ, क्वाड्रिलेटरल का एरिया माइनस PAB का एरिया। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस PAB। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का तो एरिया सबसे इजी होता है, R/L। और PAB का एरिया क्या होता? L³ R होल अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है।
अब देखो जब ये इसमें एलसीएम वगैरह लेता तो एक एल क्यू बार कैंसिल हो जाता, तो इस बार पता है क्या बन जाता, आर क्यूब एल होल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार एल क्यूब आर आ रहा है और दूसरी बार आर क्यूब एल आ रहा है। तो जैसे कैसे याद रखेंगे कि किस बार किसका क्यूब आ रहा है, तो जैसे पी ए बी वाला जो ट्राइंगल है उसमें क्या हो रहा है कि ट्राइंगल पी ए बी वाला जो है वो टेंजेंट वाला जो ट्राइंगल है एक तरीके से, तो टेंजेंट में एल आ रहा है तो इसलिए एल क्यूब कर दिया। और जो ए बी सी वाला ट्राइंगल है वो रेडियस वाला ट्राइंगल है एक तरीके से, तो उसमें आर आ रहा है इसलिए उसमें आर क्यूब कर दिया। याद रहेगा कैसे याद करना है? सो पी ए बी का एरिया जो है डेल्टा, एरिया को डेल्टा के तरीके से भी लिखते हैं, एल क्यूब आर होल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड ट्राइंगल ए बी सी का एरिया जो है आर क्यूब एल होल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब जैसे लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं क्या? क्योंकि एल और आर तो पता ही है अपने को, सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ एल एंड आर सो वी कैन इजीली फाइंड। ओके चलो, अच्छा कल तुम लोग का एक एक्स्ट्रा क्लास होगा, एक एक्स्ट्रा क्लास होगा, बताओ कितने बजे रखना है? 10 बजे चलेगा सुबह? यस सर। हाँ सर। सर कल सर, कैंप कल एक्चुअली केम का भी है। का भी है कैम कल से। कैम का मैंने बात कर ली है बिनानी सर से, तो वो नहीं रख रहे। ठीक है, मैंने जीवी सर से बात की, तो 10 AM टू 2 घंटे का होगा, 2-2.5 घंटे का जो भी, तो 10 AM से हमारा क्लास होगा। प्रैक्टिस सेशन नहीं खत्म हो जाएगा। नहीं सर्कल्स खत्म नहीं होगा बेटा, सर्कल्स अभी बाकी है, अभी आधा खत्म हुआ है, ये समझो तुम हमारा सर्कल्स, अभी आधा खत्म हुआ सर्कल्स। मतलब मेरा एम ये है कि थोड़े कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और आगे का भी थोड़ा पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी पार्ट टेस्ट भी आने वाला है संडे को, तो उसमें सर्कल्स भी आने वाला है, तो प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना, तभी ना हम लोग क्वेश्चन आएगा सॉल्व। कहाँ तक? हाँ पार्ट टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? आएगा कहाँ तक? पार्ट टेस्ट का सिलेबस पोस्ट हो गया तुम लोग के ग्रुप पे वैसे शायद, फंक्शन पूरा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पूरा आ रहा है, ठीक है, आईटीएफ में वहां तक आएगा, टी इनवर्स पीएक्स तक आएगा, ठीक है, और सर्कल में टिल कॉमन टेंजेंट्स तक आएगा। तो कॉमन टेंजेंट्स हमने कर लिया था। कॉमन टेंजेंट्स नहीं किया अभी हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने टेंजेंट से स्टार्ट किया। कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, तो ऐसा कोई ऐसा कोई लाइन हो रहा होगा जो दोनों को टच कर रहा होगा, तो इनको हम लोग कॉमन टेंजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने टेंजेंट स्टार्ट कर लिया, नेक्स्ट वीक भी 2 क्लास मिलेंगे अपने को, और कल के भी दिन एक क्लास है, तो इन 3 क्लास में हम लोग अच्छे से यहाँ तक कर लेंगे कॉमन टेंजेंट्स तक। ओके सर। चलो, कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग को दे देता हूँ, तो आज बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा हाथ तुम लोग का साफ हो जाए। ओके चलो, गुड बाय। बाय सर।